नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। मित्रों, चुनाव का बिगुल बज चुका है। कल प्रथम चरण के चुनाव के प्रचार का वक्त ख़त्म हो चुका 5 बजे और कल यानी 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होने वाला है। तो इस चरण में कुल मिलाकर 102 सीटों पर मतदान होने वाला है पूरे देश में। 102 लोकसभा सीटों पर के भाग्य का फैसला कल ईवीएम मशीन में बंद हो जाएगा, जिसमें कई राज्य में छोटे छोटे स्तर पे चुनाव होने वाले हैं। बिहार में 4 सीटें हैं और यूपी में 8 सीटें हैं। कई छोटे छोटे जो केंद्र शासित राज्य हैं या पूर्वोत्तर राज्य के हैं, उनके भी सारे सीटों के चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा एक राज्य जो है उसका एक ही फेज में कल पूरा का पूरा 39 सीट का चुनाव होने वाला है और वो है तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु में कल एक फेज में पूरा 39 के 39 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में बंद हो जाएगा और 4 जून को उनका परिणाम आएगा। तो बात करते हैं ये तमिलनाडु पे कि तमिलनाडु में आखिर होगा क्या। तमिलनाडु इस बार पूरे इंडिया में, पूरे भारत में हॉट बना हुआ है, हॉट राज्य बना हुआ है। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है भाजपा की और विशेष रूप करके नरेंद्र भाई मोदी जी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की वहाँ पे दिलचस्पी और बड़े पैमाने पर प्रचार, और वहाँ के फायर ब्रांड नेता अन्नामलई का ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी जो पूरे तमिलनाडु से होते हुए पूरे भारत में फैल रही है। जी हाँ, भाजपा ने अन्नामलई के रूप में वहाँ पे एक बहुत अच्छा ज़मीनी स्तर का नेता प्राप्त किया है और अन्नामलई जिस तरह से लोगों से जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का बेस, जनाधार बढ़ा रहे हैं, इस बार भाजपा वहाँ पे बड़ा उलटफेर करने वाली है। और जो ये भाजपा का नारा है अब की बार 400 पार, इसमें तमिलनाडु का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है कि भाजपा वह 400 पार करती है या नहीं। क्योंकि अगर सीटों के मामले में राज्यों की तुलना करें तो तमिलनाडु में 39 सीटें हैं और वो पहले नंबर पे यूपी, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र 48 सीट, तीसरे नंबर पे बंगाल 42 सीट, चौथे नंबर पे बिहार 40 सीट और उसके बाद 5वें नंबर पे तमिलनाडु का नंबर है 39 सीटों का। सबसे बड़ा स्टेट सीटों के हिसाब से कहें तो तमिलनाडु ही है, जहां एक मुश्त 39 सीटें होती हैं और वहां शुरू से ही यूपीए का या और अब इंडिया का वहाँ पे दबदबा रहा है। वैसे कहें तो वहाँ पे 2 पार्टियाँ महत्वपूर्ण रही हैं शुरू से ही, डीएमके और एआईडीएमके की 2 ध्रुवीय राजनीति रही है। कांग्रेस वहाँ पे केवल तड़का लगाने का काम करती रही है। पिछली बार वहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था डीएमके के साथ गठबंधन में, और लेकिन पिछली बार के बाद मोदी ने पिछले 5 सालों में जिस तरह से तमिलनाडु की पॉलिटिक्स की है, जिस तरह से भाजपा ने तमिलनाडु में अपना दबदबा बढ़ाने की वहाँ पे मेहनत की है, लग रहा है कि इस बार वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है भाजपा के दृष्टिकोण से। तो क्या भाजपा वही काम करने वाला है जो 19 में नहीं, तमिलनाडु वही काम करने वाला है भाजपा के लिए जो 19 में, जी हाँ, पश्चिम बंगाल ने किया था। पश्चिम बंगाल में भाजपा की 19 के पहले भाजपा की बहुत नाम मात्र की सीटें थीं और कोई दबदबा नहीं था, लेकिन अचानक 5 सालों
14 से 19 के बीच में भाजपा की मेहनत ने उसे 20 सीटों तक, 20 लोकसभा सीटों के जीतने तक का सफ़र तय करवाया, जिससे कि भाजपा सीधे 282 से 303 सीटों का सफ़र तय किया भाजपा ने। तो क्या अब की बार भाजपा के लिए वही काम तमिलनाडु करने वाला है या नहीं? जी हाँ, उतना तो नहीं करेगा। अभी तक जितने सर्वेज जो दिखा रहे हैं, बहुत सारे सर्वेज आ रहे हैं, लेकिन सर्वेज में कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा है। 4, 5, 6 भाजपा को पर्सनली 4 सीटें ज़्यादातर सर्वेज दिखा रहे हैं और कुल गठबंधन को 6 सीटें दिखा रहे हैं। लेकिन ये सर्वे है, क्या होता है कि जहाँ किसी पार्टी का दबदबा नहीं होता है वहाँ सर्वेज भी बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, और टेलीविज़न चैनल जो सर्वे कराते हैं वो भी बहुत फूंक फूंक के कदम रखते हैं, डरते डरते वो उस गेन को भी कम कर देते हैं जो मिलने वाला है। इसका उदाहरण सबसे बड़ा है आपको त्रिपुरा में देख लीजिए, किसी ने भी भाजपा को जीतने का ये नहीं किया था, सर्वे नहीं दिया था। यहाँ तक कि एग्जिट पोल में भी लोगों ने भाजपा के जीत की कल्पना नहीं की थी, और पूरी तरह से वहाँ पर भाजपा ने धाराशायी कर दिया था कम्युनिस्ट को। बंगाल में भी लोग अधिकांश जो एग्जिट पोल थे 19 में और सर्वे थे, वो भाजपा को वहाँ पे इतना ज़बरदस्त गेन नहीं दिखा रहे थे। गेन दिखा रहे थे, लेकिन इसी तरह जैसे तमिलनाडु में अभी दिखा रहे थे। और वहाँ पे जब भाजपा ईवीएम से वोट निकले तो भाजपा सीधे 20 सीटों पर आ गई। 20 सीट कम नहीं होते हैं, 42 सीटों में से 20 सीट करीब आधी सीटें ले लेना एक पार्टी के लिए ये भूचाल से कम नहीं है, आप समझ रहे हैं। और अभी भी तमिलनाडु में भी वही चीज़ें हो रही हैं। सारे जो द्रविडियन पॉलिटिक्स होती है, उस पॉलिटिक्स जो वहाँ पे चलती है, उन्हीं दो ध्रुवों के बीच AIDMK और DMK के बीच में जो चल रहा था, ऐसे में कोई भी ये जोखिम नहीं ले रहा है, नहीं उठा रहा है कि भाजपा वहाँ 39 में से 20 सीटें जीत सकती है, 25 सीटें जीत सकती है, 18 सीटें जीत सकती है। सब 5 और 6 और 4 पर घूम रहे हैं। लेकिन क्या भाजपा वहाँ पे उलटफेर काउंटिंग के बाद, जब मेन रिजल्ट आएगा, ओरिजिनल रिजल्ट के बाद, क्या ऐसा हो पाएगा? और बंगाल की तरह तमिलनाडु भी पूरी तरह से बीजेपी ये सर्वे के रिजल्ट को पलट देगा? देखते हैं, वो तो अब तो बक्सा खुलेगा ही तो पता चलेगा। लेकिन अन्नामलई जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, भाजपा के प्रति वहाँ पे जिस तरह से दीवानगी देखी जा रही है, और सबसे बड़ी चीज़ है मोदी जी ने जो पॉलिटिक्स की है इन 5 सालों में तमिलनाडु को लेकर, जब वो उद्घाटन हो रहा था संसद का, तो वहाँ पे जो वो दंड स्थापित किया गया था वह तमिलनाडु से आया था। उसी से पता चला था कि भाजपा कौन सी पॉलिटिक्स करने जा रही है, और किस तरह से, जिस तरह से जहाँ भी जाते हैं वैश्विक रूप से जिस तरह से तमिल कल्चर को प्रोमोट करते हैं मोदी जी, या फिर तमिल भाषा को बताते हैं कि सबसे पुरानी भाषा है, तो इस तरह से, और तमिलनाडु की राजनीति करते हैं, तमिलनाडु की बातें करते हैं, तमिलनाडु पर में लगातार जा रहे हैं। रोड शोज में जिस तरह से भीड़ जुट रहे हैं, उनके लोग रो रहे हैं, और दूसरी तरफ अन्नामलई के प्रति लोगों की दीवानगी और जो उनके प्रति लोगों को का जुड़ना देखकर आंसू आ जाते हैं। वहाँ पे खड़े लोग आंसू प्रे कर रहे हैं कि भाजपा जीते, समझ रहे हैं। 2 सीटें, 2, 3, 6 सीटें तो ऐसे ही दिखा रहे हैं सर्वेज में, जिसमें अपना
कोयम्बटूर की सीट भी है जहाँ से अन्नामलई खुद लड़ रहे हैं और जहाँ उनके जाति की प्रभुत्व है, गौंडर जाति से आते हैं। लेकिन यहाँ पे भाजपा जाति की राजनीति करती नहीं है, इसलिए मैं जाति की बात नहीं करूँगा। वो धर्म की राजनीति करती है, वो जोड़ने की, सभी जातियों को जोड़ने की जो राजनीति कर रही है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर भाजपा ने वही दोहरा दिया, वही इतिहास दोहराया जो तिहराया कहूँगा, जो उसने त्रिपुरा में दोहराया था, पहली बार किया था, और पश्चिम बंगाल में दूसरी बार किया था, और तीसरी बार तमिलनाडु में वो दोहरा दे, तो समझ लीजिए कि भाजपा को 400 पार जाने से, मतलब एनडीए को 400 पार जाने से कोई रोक नहीं सकता। और पूरा मोदी जी का फोकस इसीलिए तमिलनाडु पे है। तमिलनाडु पे इसलिए है क्योंकि वो 400 पार जाना चाहते हैं, और 400 पार जाने की कुंजी वहीं पे है। वो सर्वे की किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि 5 आएंगी 6 सीटें आएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो गणित होता है किसी भी जगह वोट का, जब वोट परसेंटेज ये तो है कि भाजपा का जनाधार बढ़ रहा है, लेकिन भाजपा का जो जनाधार बढ़ रहा है वो कहीं बाहर से आके नहीं बढ़ रहा है। वोट के मामले में है कि अगर 2 पैरेलल पार्टियां हैं तो एक का 2% वोट बढ़ा तो दूसरे का 2% कम होता है, तो फासला 4% का हो जाता है। यहाँ पे डबल होता है, फासला डबल होता है, नुकसान डबल होता है। अगर एक पार्टी से एक आदमी निकल कर दूसरे में जुड़ता है तो वो डबल हो जाता है वहाँ, क्योंकि एक घटता है एक बढ़ता है। तो इस तरह से ये नुकसान जो है वो डबल होगा, क्योंकि जो सारे वोट टूट के बीजेपी की तरफ आएंगे, जनाधार बढ़ेगा। अगर 6% वोट बीजेपी की तरफ आते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं से 6% की कमी हुई, और 12% वोटों का डिफरेंस होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। और बिल्कुल पश्चिम बंगाल का इतिहास दोहराया जा सकता है इन सारे सर्वेज को धत्ता बताते हुए। और अगर ऐसा हो गया तो बीजेपी 400 पार होगी और भाजपा तमिलनाडु की सबसे प्रमुख पार्टी होगी, और सबसे प्रमुख पार्टी नहीं भी होगी, दूसरी नंबर पे भी होगी। तो 29 में और आगे आने वाले विधानसभा में द्रमुक और अन्ना द्रमुक की पॉलिटिक्स बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी, और पूरी तरह से सनातन पॉलिटिक्स, पेरियार की मूर्ति खुद ब खुद ध्वस्त हो जाएगी। जो प्रतिमा खींच रखी है, जो सनातन विरोधियों ने पेरियार का जो एक हौवा खड़ा कर रखा है, वह हौवा खुद ब खुद ध्वस्त हो जाएगा, और आगे आने वाले समय में वहाँ पे शुद्ध सनातनी पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। ये है तमिलनाडु के चुनाव का रिजल्ट। अगर भाजपा के पक्ष में आता है तो वहाँ की सिचुएशन, वहाँ पे अभी भी सनातनी हैं, वहाँ पे 80% से ज़्यादा सनातनी लोग हैं, और दूसरे नंबर पे क्रिश्चियन और तीसरे नंबर पे मुसलमान हैं, या दूसरे नंबर पे मुसलमान और तीसरे नंबर पर क्रिश्चियन हैं। लेकिन फिर भी 80% सनातनी, 80% हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के होने के बाद भी वहाँ पे हिंदू विरोधी पॉलिटिक्स होती है। जी हाँ, और दोनों ही विरोधी पार्टियां जो थी उसी पेरियार को लेकर और सनातन रूढ़ियों को गाली देकर और क्रिश्चियनिटी के विकास करने वाले लोगों की पार्टियों ने वहाँ पे सफलता दर्ज की। लेकिन देर सवेर मोदी जी हर जगह अलख जगा रहे हैं, और ये लोग देर सवेर समझ रहे हैं, और धीरे धीरे बंगालियों को भी समझ में आ गया है। अब इस बार देखना है कि बंगाल में कहाँ तक जाती है बीजेपी, और तमिल वालों को भी, तमिलनाडु के रहने वाले लोगों को भी ये समझ में आ रहा है कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी भाषा तभी तक सुरक्षित रहेगी जब तक हमारा धर्म
सुरक्षित रहेगा। और ये जो हम द्रविडियन पॉलिटिक्स और पेरियार के इसमें सम्मोहन में और जाल में फंस के जो हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी जो मार रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आगे चल के हमें भी नागालैंड की तरह और मणिपुर की तरह हमें अल्पसंख्यक बना देगा। क्योंकि इन लोगों की उनकी ये जो मंशा है वो यही है कि हिंदू समाज, सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है और इसे जड़ से ख़त्म करना है। और वही हिंदू वहाँ पे यही बात करने वालों को वोट देता है, उन्हें जीताता है। वैसे तो वहाँ पे हमेशा से 5 साल इधर 5 साल उधर की का रिजल्ट रहा है। हमेशा से सत्ता 5-5 साल के लिए डिवाइड होती रही। लेकिन मुझे लग रहा है बीच में शायद जयललिता ने लगातार 10 साल तक जीती थी जयललिता, लेकिन दूसरे साल में वो शायद एक्सपायर कर गई। जेल जाने के पहले त्यागपत्र दिया और जेल जाने के बाद ही बीमार पड़ने के बाद तो उन्होंने लगातार 10 साल अन्ना द्रमुक ने शासन किया, वो भी मोदी के प्रभाव में। मोदी जी का प्रभाव ही था कि 10 साल क्रॉस हुआ और वहाँ से जयललिता को काफ़ी अच्छा भाजपा के साथ गठबंधन होने के कारण ये मिला, एज मिला, और भाजपा के साथ होने के कारण तो अब मुझे लगता है कि वैसे भी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि 5 साल में वहाँ पे भयानक एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, सत्ता पक्ष के विरोधी लहर। तो द्रमुक के विपक्ष में लहर तो है होगी ही, लेकिन चूंकि अन्ना द्रमुक जो एक मुश्त पार्टी थी वो अचानक बिखर गई जयललिता की मौत के बाद। उनका कोई क्या कहते हैं उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं मिला और पार्टी धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई, 2-3 भागों में बट गई, 2-3 घड़ों में। तो इस तरह से द्रमुक को कोई फ़ायदा मिला और अब मुझे लग रहा है कि इसी से भाजपा की ओर वहाँ की जनता, जो कि हिंदू विचारधारा के कारण भी, मोदी के कारण भी और अन्ना द्रमुक के टूटने के कारण भी एक प्रमुख दल के रूप में, प्रमुख विपक्षी के रूप में भाजपा को वहाँ पे इस्टेब्लिश करा दे। तो मुझे लगता है कि इस बार नंबर 1 की पार्टी तो नहीं, लेकिन नंबर 2 की पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल तो ज़रूर भाजपा उभर के उठेगी और सीट के मामले में वो द्रमुक से थोड़ी सी ही कम होगी। जैसे बंगाल में भाजपा 19 में 2 ही सीटें कम आई थी, 22 और 20। तो बस वैसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। बाकी तो 4 जून को रिजल्ट होगा, वही सत्य होगा। ये सारे सर्वे और सारे जो अनुमान जो होते हैं या फिर एग्जिट पोल होता है, वो सारे झूठ होते हैं, झूठ का पुलिंदा होता है। सत्य एकमात्र वही होता है जो काउंटिंग में ईवीएम से निकलता है। तो सबसे बड़ा सत्य वही होता है। बाकी ये सब कभी कभी 2 सत्य मिल भी जाते हैं, ये अनुमान और आखिरी सत्य मिल जाते हैं तो लगता है कि हमारा अनुमान सही हुआ। तो देखते हैं कि अगले चुनाव में, अगले रिजल्ट में क्या आता है तमिलनाडु का। लेकिन कल वोटिंग है, सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि वोट दें और अच्छी पार्टी, अपने समर्थन पार्टियों मतलब तमिलनाडु का और देश का विकास करने वाली पार्टियों को वोट दें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।